बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स हमारे करंट अफेयर्स के जो लेक्चर हैं उसके जो फाउंडेशन सीरीज है उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। ये कॉन्टिनेंट यूरोप के हवाले से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो जैसा कि हमने इससे पहले कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में बात की थी, इसी तरह से हम कॉन्टिनेंट यूरोप के हवाले से बात करेंगे। लेकिन आपको पता है कि इसमें हम वही वाली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो इंफॉर्मेशन हमारे अपने करंट अफेयर्स के पेपर के हवाले से रेलेवेंट होती है। ज्यादा डिटेल वाली बातें फिलहाल हम नहीं करेंगे। सिर्फ इतना है कि आप को वो बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि बाद में हम यूरोप के हवाले से कोई भी पाकिस्तान से रेलेवेंट बात करें तो आपको उसका आइडिया हो। ये जो ग्रीन कलर का ग्लोब के अंदर ग्लोब के ऊपर ये जो ग्रीन कलर का मैप नजर आ रहा है आपको, इस सब को हम यूरोप कहते हैं। ये ग्लोब आपके सामने है। ये ऊपर ये जो दायरा सा आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल कॉर्नर, ये एक समझ लें कि एक सेंटर पॉइंट बन रहा है। ये समझ लें कि नॉर्थ पोल है। ऊपर जो आर्कटिक ओशन जिसको बोलते हैं, जो जमा हुआ है, और वो नॉर्थ पोल है, ये वो है। अच्छा, अब इससे आते हैं नीचे, तो यूरोप का ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये सारा ग्रीन वाला पार्ट यूरोप कहलाता है। इसके इधर राइट साइड वाला एरिया, ये सारा जो है, इसको हम एशिया बोलते हैं। इसके इधर नीचे जो एरिया ये वाला सारा है, ये अफ्रीका है। और दूसरी साइड पे जाके ये सारा एरिया, ये अमेरिका का एरिया है। ठीक है, जिसको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वगैरह बोला जाता है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा डिटेल में हम देखने के लिए आगे चलते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ जो ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और ये सारे इसके पार्ट्स वगैरह हैं, ये हम आज देखेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन तो ये है, एरिया इतना है, पॉपुलेशन इतनी है, रिलीजन्स इतने हैं, ये सारे हैं। सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, और वो 76% है यूरोप का टोटल पॉपुलेशन का। फिर ये नो रिलीजन वाले लोग भी 18% है, और इस्लाम जो है वो 5% पे फॉल करता है। मुस्लिम्स की आबादी इसमें 5% है। और कंट्रीज इसमें अराउंड 45 है। अराउंड 45 का मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, प्रॉपर इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, वो तो कोई 45 ही है। लेकिन उसके अलावा कुछ छोटे छोटे ऐसे कंट्रीज हैं कि जिनको कोई इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं कहा जा सकता, बट वो अपने अलग से हुकूमत रखते हैं, बट इंटरनली। अब जैसा कि इटली है, तो इटली के अंदर वेटिकन सिटी है। अब वेटिकन सिटी को एक अलग कंट्री का दर्जा तो दिया जाता है, लेकिन वो जस्ट एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के हवाले से ही है। बाकी सारा कुछ जो है वो इटली ही के अंदर उसका मैनेज होता है, उसके मुताबिक होता है। इस तरह के और भी कई छोटे छोटे कंट्रीज, और फिर कुछ डिस्प्यूटेड भी हैं जो कि इंडिपेंडेंट कहे जा भी सकते हैं, नहीं भी कहे जा सकते, तो इसलिए। और फिर यूरोप में उन एरियाज में इतनी आबादी भी नहीं है कि वहां पे कोई लंबा चौड़ा झगड़ा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, आइलैंड्स हैं, जो कि इतने सर्दी वाले एरिया में हैं, इतने नॉर्थ पोल के करीब हैं, कि वहां कोई एक कंट्री अगर कहता है, दावा करता है कि ये हमारा है, और दूसरा कंट्री कहता है नहीं ये हमारा है, तो दोनों में इतना डिस्प्यूट भी कोई नहीं होता, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक वायर कर ले, फायदा किसी का भी कोई नहीं है, क्योंकि वहां जाके रहा जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए 45 कंट्रीज इसके समझ लें कि असल कंट्रीज हैं। बाकी छोटे मोटे एरियाज हैं, कुछ आइलैंड्स हैं। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो यूरोप को हम इस तरह से 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये नॉर्दर्न यूरोप है, ये ईस्टर्न यूरोप है, ये वेस्टर्न यूरोप, और ये सदर्न यूरोप, और ये साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये ब्रिटिश आइल्स है। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। लेकिन यहाँ जो देखने वाली बात ये है कि यूरोप का ये वाला जो एरिया है, अ, ये जो ईस्टर्न यूरोप है, ये टच करता है टर्की के साथ। तो टर्की चूंकि एशिया में है, टर्की का कुछ पार्ट कहा जा सकता है, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा,
कि ये पार्ट यूरोप में है, लेकिन बेसिकली टर्की जो है वो एशिया में ही कंसिडर होता है। तो लेकिन बहरहाल एशिया के साथ जो टच बनता है यूरोप का, वो एक तो टर्की के थ्रू बनता है और दूसरा इधर रशिया के थ्रू बनता है। ये रशिया का एरिया सारा, और रशिया के साथ ये यूक्रेन, बेलारस, लेटविया और ये फिर एस्टोनिया, ये कंट्रीज यहाँ पे इसके साथ टच करते हैं। और यानी कि ईस्टर्न यूरोप जो है वो एशिया के साथ किसी ना किसी तरह टच करता है, राइट। अच्छा, अब आगे इसके जो ये 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम इनको वन बाय वन देखते हैं। ईस्टर्न यूरोप ये वाला है। उसी मैप को थोड़ा सा हमने जूम इन किया और ये देखें, ये जो ग्रीन और पर्पल दोनों एरियाज मिला के जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न यूरोप। ठीक हो गया ये सारा, जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पूरा मैप जो है वो माउस के साथ इंसर्कल कर रहा हूँ, ये वो वाली बात बता रहा है। अच्छा, ये ईस्टर्न यूरोप है। और ईस्टर्न यूरोप में अब देखें, यूक्रेन यूक्रेन और ये माल्डोवा और बेलारस, लिथुआनिया, लेटविया, एस्टोनिया, और इधर आ जाएं तो पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना जिसको बोलते हैं, और सर्बिया और मोंटेनेग्रो, कोसोवो और मैसेडोनिया, मकदूनिया जिसको बोला जाता है, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो ईस्टर्न यूरोप में आते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ईस्टर्न यूरोप को ये दो डिफरेंट कलर्स में क्यों शो किया। ये इसलिए कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये वो पार्ट है जो कभी सोवियत यूनियन का पार्ट था, यानी कि ये रशिया का पार्ट था, जिसमें यूक्रेन एंड मोल्डोवा और बेलारस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया वगैरह शामिल है। लेकिन फिर जैसा कि ये उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह जो कंट्रीज हैं, ये यूएसएसआर के टूटने के बाद आज़ाद हुए, तो इसी तरह से ये यूरोप के कंट्रीज भी आज़ाद हुए। वो एशिया के कंट्रीज हैं जिनको हम सेंट्रल एशिया के कंट्रीज बोलते हैं, और ये जो है वो यूरोप के कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये बल्गारिया देखें, ये जो टर्की से यहाँ से टच होता है, ये सारा एरिया जो है वो ईस्टर्न यूरोप का एरिया कहलाता है। और ईस्टर्न यूरोप का वैसे तो पाकिस्तान के हवाले से कोई खास इसका वो नहीं है, टच नहीं है इस एरिया का, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो कोई 3-4 साल पहले यूक्रेन, रूस और यूक्रेन की वार शुरू हुई थी, उस हवाले से ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया था, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन एग्जाम्स के, उनको इस हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ी थी। तो आप इस हवाले से ये जहन में रखिएगा, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे यूक्रेन है, और यूक्रेन और रशिया का जो डिस्प्यूट है, जो प्रॉब्लम है, जो उनकी जंग है, उनकी जंग अब भी किसी न किसी वे में चल रही है। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल लेवल पे यूक्रेन और रूस की वार की वजह से ही ये वाला एरिया बहुत प्रोमिनेंट हो गया था। और दूसरा उसके अलावा 90s में बोस्निया एक इलाका है, बोस्निया हर्जेगोविना और कोसोवो, ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। यूरोप के ये दो वाहिद कंट्रीज हैं, ये दो हैं, ये पुराने योगोस्लाविया के अंदर थे, और वहीं से टूट के ये सर्बिया भी और कोसोवो और ये सारे ये टूट के बने थे। तो लेकिन बहरहाल कोसोवो का भी चलता रहा है। सर्बिया ने कोसोवो के ऊपर बहुत जुल्म सितम किए, उसके मुसलमानों पे 90s पे में ये बड़ी वॉर चलती रही है। और सर्बिया ने बोस्निया के ऊपर भी और क्रोशिया के ऊपर भी बहुत जुल्म सितम किए, जंगें मुसल्लत की और बहुत जुल्म सितम किया। ये बहरहाल आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कहीं पे ये वो उस हवाले से हिस्ट्री में
मुस्लिम हिस्ट्री के हवाले से कहीं पे बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर्न यूरोप की ये जो कंट्रीज हैं, बोस्निया एंड कोसोवा कोसोवो कोसोवो एंड बोस्निया जो है ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं। बोस्निया का पूरा नाम है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। अच्छा, और ये जो एरिया है ये जरा देखें, ये नीचे टच भी करता है आड्रियाटिक सी के साथ। आड्रियाटिक सी जो है ये अटलांटिक का ही पार्ट है, अटलांटिक ओशन का। तो ये उसके साथ टच करता है। तो बहरहाल ईस्टर्न यूरोप के हवाले से चंद एक बातें ये थी। इसके बाद है वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप जो ज़ाहिर है अपोजिट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, ईस्टर्न यूरोप के साथ ये टच करता है। ये वाला हम ईस्टर्न यूरोप पढ़ रहे थे ना, जो कि हम इस वक्त साइड पे कर लिया है। अब इसके लेफ्ट साइड पे आए तो ये एरिया जिसमें यूरोप के बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, मेनलैंड यूरोप असल में इसी को कहा जाता है। जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। फ्रांस और जर्मनी इस पार्ट ऑफ यूरोप के दो बड़े कंट्रीज हैं। और आपको पता है कि फ्रांस और जर्मनी इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़े प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं। स्पेशली फ्रांस जो कि एक सुपर पावर कह लें, वीटो पावर है उसके पास यूनाइटेड नेशंस में। स्विट्जरलैंड ये वाला कंट्री है जिसके बारे में आपको पता होगा कि स्विट्जरलैंड हमारा जो है ना, एक बड़ा खूबसूरती के हवाले से एक बड़ा नाम इसका लिया जाता है। फिर जो जिनेवा एक सिटी है वो स्विट्जरलैंड का ही कैपिटल है, जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के भी बहुत सारे दफ्तर पाए जाते हैं। और नेदरलैंड ये है जिसको हॉलैंड भी बोला जाता है। ठीक है। और ये वेस्टर्न यूरोप का इलाका कहलाता है। पाकिस्तान के हवाले से कोई इतना खास नहीं है, हाँ, लेकिन ये कि पाकिस्तान में वो मुतालबा किया जाता रहा कुछ मजहबी जमातों की तरफ से, जी फ्रांस के सफीर को निकालें। वो वजह क्या थी कि फ्रांस में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए थे। एक मजाक बनाने की कोशिश की गई थी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस वजह से फिर फ्रांस के हवाले से हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में लोगों के जज्बात जो है वो मजरूह हुए थे। ये चंद साल पहले की बात है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं तो नॉर्दर्न यूरोप, जो ऊपर नॉर्दर्न यूरोप है, आर्कटिक ओशन के करीब, इसको इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं। इसमें अगर हम इधर देखें तो ये जर्मनी से टच करने वाला डेनमार्क है। डेनमार्क और डेनमार्क के साथ ही स्वीडन, और स्वीडन के साथ आगे नॉर्वे, नॉर्वे के साथ इधर फिनलैंड। ये बड़े प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं नॉर्दर्न यूरोप के। और आप जरा इसका मैप देखें कि ये नॉर्वे का, स्पेशली नॉर्वे सारा सी ही है। ये सारा, ये देखें, ओशन ही है ये सारा, इर्द गिर्द सी है। ठीक है। और ये ओशन है और ये आर्कटिक ओशन के करीब है। अटलांटिक ओशन का वैसे पार्ट है ये। तो इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं। नॉर्वे की इकोनॉमी बहुत ज्यादा अपने टूरिज्म पे बेस करती है। और डेनमार्क और स्वीडन वो कंट्रीज हैं जहाँ पे कि कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी। स्पेशली स्वीडन में चंद साल पहले स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी। और उसके हवाले से भी पाकिस्तान में काफी मुजाहरे वगैरह हुए थे और लोग डिस्टर्ब हुए थे इस हवाले से। तो स्वीडन बहरहाल वही कंट्री है। और फिनलैंड दुनिया के बहुत टॉप क्लास एजुकेशन सिस्टम्स जो है उनमें फिनलैंड का सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है, कि जिसकी मिसाल अक्सर दी जाती है कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। तो बहरहाल बहुत ज्यादा आबादी वाली ये कंट्रीज नहीं है। इनमें से कुछ की तो बस लाखों में ही आबादी है, 1 करोड़ से भी कम है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे खूबसूरत इलाके हैं और इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। और यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अच्छा, इसके साथ ये बाल्टिक क्वेश्चन इसको कहा जाता है, बाल्टिक क्वेश्चन, जो कि इनको टच करता है। बाल्टिक सी, सॉरी सॉरी, सी है ये, बाल्टिक सी है। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स बात है ये प्राइम मेरिडियन, ये एक लाइन है। मैं जरा पीछे जाके ना आप लोगों को यूरोप का जो मैप है बड़ा वाला वो दिखाना चाहूंगा। यस, ये दिखाना मैंने बड़ा जरूरी समझता हूँ
कि मैं ये बात आपको बता सकूं कि ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। जरा देखिए, ये एक फर्जी लाइन है जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके नीचे साउथ पोल तक जाती है। और आप ये देखें, ये वाला ब्रिटिश आइल्स का, इंग्लैंड का एरिया है जहां से ये गुजरती है। और फिर उसके बाद नीचे ये इधर फ्रांस से गुजरती हुई ये स्पेन तक जाती है, और स्पेन से आगे नीचे साउथ पोल तक जाती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बाकायदा लाइन लगाई गई, ये एक फर्जी लाइन है। तो मैंने इसको स्पेशली मेंशन करना इसलिए मुनासिब समझा कि ये मेरिडियन लाइन कहलाती है। मेरिडियन लाइन का मतलब है कि ये वो लाइन है जहां से हमारा एएम और पीएम डिफरेंट होता है। हम कहते हैं ना, एएम एंटी मेरिडियन, पीएम पोस्ट मेरिडियन। यानी कि जब सूरज जो है वो इस लाइन से पहले पहले होता है तो एएम होता है, जब इस लाइन से आगे चला जाता है तो पोस्ट मेरिडियन हो जाता है। ठीक है। और ये इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच को क्रॉस करती है। तो इसीलिए जो जीएमटी हम कहते हैं ना, ग्रीनविच मीन टाइम, वो इसी लाइन के ऊपर वो शहर वाकया है। इसलिए हम उसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जो पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये ग्रीनविच मीन टाइम जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है, वो बहरहाल इस लाइन के ऊपर वो सिटी होने की वजह से है। अच्छा, आगे चलते हैं वापस उसी नॉर्दर्न यूरोप पे। नॉर्दर्न यूरोप की बात हमने कर ली। अब हम सदर्न यूरोप की बात करेंगे नीचे। ठीक है। ईस्टर्न यूरोप से नीचे, वेस्टर्न यूरोप से नीचे, ये जो येलो वाला एरिया है, ये सारा सदर्न यूरोप कहलाता है। इसके अगर एक साइड पे हम देखें तो स्पेन और पोर्टुगल है, पुर्तगाल जिसे कहते हैं। दूसरी साइड पे इटली का कंट्री है। इटली के बाद फिर आगे ग्रीस है, ग्रीक जहाँ के लोग होते हैं, जहाँ को यूनान कहा जाता है, पुरानी यूनानी तहजीब, ये ग्रीस का कंट्री है। और ये ग्रीस का कंट्री जो है वो टर्की के साथ टच करता है। और फिर साइप्रस है। ये साइप्रस एक अलग कंट्री अब बन चुका है, लेकिन पहले ये टर्की का पार्ट था, ट्रेडिशनली ग्रीस का भी पार्ट रहा। और ग्रीस और टर्की का तनाज़ा चलता रहा है बड़ा लंबा अरसा, साइप्रस के इशू पे। साइप्रस को उर्दू में कब्रस लिखा जाता है। शायद कब्रस का वर्ड आपने कहीं पे उर्दू में पढ़ा हो। तो साइप्रस उसको इंग्लिश में कहा जाता है। बहरहाल अब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और ये ना टर्की के अंडर है और ना ये ग्रीस के अंडर है, और ये यूरोप का पार्ट है। ये यूरोप का एक कंट्री समझा जाता है। और साइप्रस है ये, कब्रस। तो साइप्रस है, या इधर ये ग्रीस है, ये तो टर्की से टच करते हैं, तो इस तरह करते करके हम कह सकते हैं कि ये एशिया के साथ के करीब है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ इटली, ये मेन यूरोप के साथ टच करता है। और फिर नीचे ये एक पेनिनसुला की तरह से आता है। बल्कि आप ये समझ लें कि सदर्न यूरोप जिसे हम कहते हैं ना, वो तीन पेनिनसुलाज ही है ना। ये देखें, ये स्पेन और पोर्टुगल भी एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब होता है कि खुशकी का वो टुकड़ा जिसके तीन साइड पे पानी हो। तो ये देखें, ये सारा ओशन और सी ही तो है। ये मेडिटेरेनियन सी है, और इस साइड पे अटलांटिक ओशन है। तो ये भी एक पेनिनसुला है, फिर इटली भी एक पेनिनसुला है, और ग्रीस भी असल में एक पेनिनसुला ही है। ठीक है। तो ये सदर्न यूरोप है। अच्छा, इन चारों पार्ट्स के बाद अब हम ब्रिटिश आइल्स की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश आइल्स आम जो मेनलैंड यूरोप है ना, उससे हट के है, उससे कट के है। ये यूरोप है सारा, ये यूरोप का मेनलैंड यूरोप। और उसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे, यानी कि वेस्टर्न साइड पे, ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, ये ब्रिटिश आइल्स का एरिया है। इनको ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है क्योंकि ये आइलैंड्स हैं। ठीक है। इसमें ये जो लाइनें लगाई गई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के हवाले से ब्रिटिश का तो टच बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जब पाकिस्तान बना है और हम आज़ाद हुए हैं, तो उस वक्त जो है वो बरतानवी साम्राज्य की ही हुकूमत थी ना हमारे इस खित्ते में। तो इसलिए ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, और इसके हवाले से समझना और जानना बड़ा ज़रूरी है। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं।
ये इंग्लैंड का एरिया है, आप इंग्लैंड का प्रोविंस इसको कह सकते हैं। फिर ये वेल्स है, फिर ऊपर स्कॉटलैंड का एरिया है, इधर आयरलैंड का एरिया है। अच्छा, अब एक ये लाइन जो आपको दी गई है ना, ये पर्पल कलर की लाइन, ये पर्पल कलर की जो लाइन है, इस लाइन के अंदर अंदर जो एरिया आता है उसको हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ये ग्रेट ब्रिटेन था पहले कभी। आप ये समझ लें कि पहले इंग्लैंड था, यहां तक इंग्लैंड एंड वेल्स एक कंट्री था हिस्ट्री में। फिर आज से काफी 100 साल पहले, कुछ सेंचुरीज पहले, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पे हमला करके उसको अपने साथ मिला लिया। तो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, वेल्स तो साथ है ही है ना, तो वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड जब तीनों इकट्ठे हुए तो नाम बना ग्रेट ब्रिटेन। तो ये वही एरिया जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा, फिर ग्रेट ब्रिटेन ने नॉर्दर्न आयरलैंड के ऊपर हमला किया और इस पे कब्जा कर लिया। और ये जो हमला किया करके कब्जा कर लिया, तो उसके बाद फिर इसने अपना नेम भी चेंज किया। नेम रखा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन है ये जा रही है, ये सारी, ये यहाँ से ये वाला एरिया ये यूके में शामिल है। तो दूसरे लफ्जों में अब जो कंट्री है जिसको हम यूके कहते हैं, उसमें वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सारा मिल के बनता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके। और इसके साथ ही एक दूसरा कंट्री है नीचे लेफ्ट साइड पे, वो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसको आयरलैंड बोला जाता है, जहाँ पे डबलिन है। डबलिन उसका दारुल हुकूमत है, जैसे लंदन जो है वो यूके का दारुल हुकूमत है। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आयरलैंड जो है, ये एक अलग कंट्री है, जिसको सदर्न आइलैंड भी कहा जाता है। ये नॉर्दर्न आइलैंड है जो यूके में शामिल है। सदर्न आइलैंड एक अलग कंट्री है। ठीक है। लेकिन इसको मिला के आयरलैंड ही बोला जाता है। और ये जो रेड लाइन सबसे बाहर की है, ये ओवरऑल इसको इकट्ठा करके ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है। तो दूसरे लफ्जों में आजकल दो कंट्रीज हैं ब्रिटिश आइल्स के अंदर, एक यूनाइटेड किंगडम यूके, और दूसरा रिपब्लिक्स ऑफ आयरलैंड यानी कि आयरलैंड। ठीक है। और आयरलैंड का जो कुछ हिस्सा है वो यूके में शामिल है। इस तरह करके हमने यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स के हवाले से कुछ बेसिक नॉलेज लेने की कोशिश की। एंड यू नो कि हमारी हिस्ट्री में बरतानिया की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो यहाँ पे हुकूमत करके गया है हमारे इंडो पाक में। तो इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। उस वक्त इसका नाम ग्रेट ब्रिटेन ही था, और सल्तनत बरतानिया जिसको कहा जाता था। और आप देखें कि ये एक जजीरा सा है, छोटा सा, लेकिन इसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। एक दौर था कि जब इसकी पूरी दुनिया पे हुकूमत थी। तो इस तरह से यूरोप के इन 5 डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश की। इसके साथ ही आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।